सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर के अंदर गवर्नमेंट और इदारों के दरमियान महाजा राय की, जो कि कतई तौर पे ठीक नहीं है। और अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह अमल यही होता है तो गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के बाद नैब और हुकूमत के दरमियान नया तनाजा शुरू हो गया है। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और कहा था कि नैब के खौफ से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, नैब कवानीन को बदलेंगे, जिस पर नैब का भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। वजीर खजाना के बयान को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए नैब का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात तो ना होने के बराबर हैं और नैब के खिलाफ मुसलसल इस प्रोपेगेंडे का मकसद महज इल्जाम तराशी और ब्यूरोक्रेसी की हौसला शिकनी है। इससे पहले हमने देखा कि इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के दरमियान लड़ाई चल रही थी। लड़ाई देखते रहे हम, चलती रही है और गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के बगैर इंतखाबी एक तरमीमी बिल असेंबली से मंजूर कराया और कई तरामीम को इलेक्शन कमीशन ने आइन से मुतसादिम करार भी दे दिया था। ताहम इस वक्त सूरत हाल नैब और हुकूमत के दरमियान हमें नजर आती है। बिल्कुल, और अपोजिशन ने भी इंतखाबी एक्ट पर बात की जाए तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये मंजूर शुदा तरामीम गवर्नमेंट की को वापस लेना पड़ गई थी और इस पर दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी और बदजुबानी उरूज पर है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में है। तो तीनों जमातों के दरमियान इल्जामात भी कहीं दरादर लगाए जा रहे हैं और जवाब का सिलसिला भी जारी है। एक दूसरे को गद्दारी के हवाले से सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है। पहले बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर गद्दारी और कश्मीर फरोशी के इल्जामात लगाए। जवाब में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर अपोजिशन से दो हाथ आगे निकल गए और उन्होंने तो अखलाकियात का जनाजा ही निकाल दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी के बानी मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार और नवाज शरीफ को पाकिस्तान का बड़ा गद्दार करार दे दिया, जिस पर कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन का शदीद रद्द अमल भी आया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। बिल्कुल, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी तजियाकार भी हैं और पाकिस्तान के सियासी मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। हमसे ज़रा पूछते हैं, जैसा बहुत शुक्रिया कि वाला सुबह आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर भी आपको। गवर्नमेंट और इदारों के दरमियान माजा राय का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले इलेक्शन कमीशन वर्सेस गवर्नमेंट, अब इलेक्शन कमीशन के बाद नैब और हुकूमत, जिसको अपोजिशन नैब और हुकूमत को एक गठजोड़ भी कहती है कि दोनों एक हैं। हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, अपोजिशन की होती है, लेकिन अब तो नैब और हुकूमत आमने सामने खड़े नजर आते हैं और गवर्नमेंट नैब कवानीन में तरामीम करने का भी इरादा कर रही है। क्या गवर्नमेंट नैब और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर ये जो तरामीम है ये कर पाएगी, आपको लगता है? इमरान, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो आपको पोलराइजेशन नज़र आ रही है जी, मेरी नज़र में कश्मीर के इलेक्शंस के बाद इसमें काफ़ी हद तक अफाका होना चाहिए। इस वक्त जो तेज़ी है उसका ताल्लुक PMLN की लीडर जो हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी जो इस वक्त कैनवसिंग है आज़ाद कश्मीर में, फिर उनकी जो ज़ुबान और जो रेट्रिक को इस्तेमाल कर रही हैं उसकी वजह से, और फिर उसके जवाब में जो PTI अपना बयानिया दे रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैनवसिंग के अंदर ही, मेरा ख्याल है इसके अंदर कैंपेनिंग के अंदर इसके अंदर ये कुछ तेज़ी आपको नज़र आती है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो ये फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। अच्छा। मेरा ख्याल है इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं उसके लोअर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इनके लोअर होने के बाद फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होंगे जिसके अंदर के कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ हो सकता है कि कुछ नैब के अंदर भी तब्दीलियां आए, नैब के कवानीन में भी तब्दीलियां आए। याद रखें कि ये मुसव्वदा नैब के कवानीन की तब्दीलियों का ऑलरेडी एक या दो शक्लों में एग्जिस्ट करता है। एक ऑपोजिशन का मुसव्वदा है और एक हुकूमत का मुसव्वदा है। प्रॉब्लम यह है कि ये अब तक उस पर बैठ के बातचीत नहीं कर सके। तो दोनों साइड से जब टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर लो होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ये मिलके कुछ बैठ के इस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि इसकी बुनियाद पे फिर अगले पॉलिटिकल सेटअप या अगले इलेक्शंस की तैयारी ठीक हो गया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की बात करें, उन्होंने दावा किया इंतखाबी इस्लाहात के 40 निकात पर अपोजिशन से इत्तफाक राय हो चुका है, जबकि 2-3 निकात ऐसे हैं जिस पर अपोजिशन का मौकफ थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे में फाम तफहीम से ये मामला भी हल कर लिया जाएगा। वो बड़े होपफुल नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट और अपोजिशन में जो ये फाम तफहीम का नतीजा कुछ साबित होगी है? मेरा ख्याल करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये सब के सब इलेक्शन इस तरह का चाहते हैं जिसको कि तमाम पार्टियां एक्सेप्ट करें, ये याद रखें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी की बात नहीं है, ये ग्रेजुअली
2008 के बाद से अब तक ये आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी शक्ल में होते जा रहे हैं। कभी ये कवानीन आ जाते हैं कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको अपने एसेट्स को किस तरह डिक्लेयर करना है, कौन कौन सी एसेट्स को डिक्लेयर करना है, उसमें रिफाइनमेंट आती है। फिर उसके बाद एक और आता है कानून जिसके अंदर के RTS का हो जाता है, सिस्टम आ जाता है, PMLN के ज़माने में हुआ। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हो रही है, EVMs की। तो ज़रूरी नहीं कि EVM के ऊपर कोई इनका बातचीत हो जाएगी या एग्री कर जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मिल मिला के ख़ास तौर पे इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक EVM है, एक जो हमारे शहरी या पाकिस्तानी जो बाहर दुनिया में रहते हैं उनके वोटिंग के राइट्स का ताल्लुक है, और फिर उसके बाद वो इस्लाहात जो कि मुल्क के अंदर होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर तो ये जो 3 चीज़ें जब मिल के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पे गुंजाइश निकल आएगी गिव एंड टेक की। कोई किधर से थोड़ा सा गिव इन करेगा, कहीं से किसी को कोई फायदा पहुंच रहा होगा या उसकी बात मानी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा लाइकली है और मेरे ख्याल में होने की उसकी गुंजाइश भी ज्यादा है। ठीक, की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कुछ अफगानिस्तान के हवाले से आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो सब, एक तो ये कि पाकिस्तान ने इस पर मौसर किरदार अदा करने की कोशिश की है। दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल रहा और फिर आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा भी गया। लेकिन जो इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक भी है, बड़ी चैलेंजिंग भी है, और इसमें मज़ीद किरदार अदा करने के बजाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल से इस वक्त ऐसे लगता है कि पाकिस्तान न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान अपना कंसर्न इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हो रहे हैं और शायद यही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन मैं इस पर आपकी राय चाहूंगा, क्या इस वक्त हमारी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर जैसे हम चल रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं, वो ठीक है? मेरा ख्याल है ला ताल्लुक नहीं हुआ। हम अभी भी जहां तक हमारा असर रसूख है हम इस्तेमाल कर रहे हैं अफगान तालिबान के साथ, और उनको जो जो हमारे राब्ते में आता है। ये याद रखिए कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। उनमें कुछ जो अगर हमारे लोगों के या किसी के साथ वहाँ पे हमारे सुफरा के साथ या बाकी लोगों के साथ अगर इन कांटेक्ट आते हैं तो उनको हम कायल कर सकते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपके लिए बेहतर तरीका क्या है। वो खुद भी बहुत ज़ीरक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे सोच वाले लोग हैं, और अच्छी सोच से मुराद ये है कि सियासी तौर पर उनको पता है कि इस वक्त उनके हक में क्या है, उनका पलड़ा भारी है, उनका मोमेंटम है। इसलिए वो ऐसे मौके पे फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ मिल के इस वक्त अफगान हुकूमत के साथ बाकी जो धड़े हैं उनके साथ बैठ के एक इंट्रा अफगान डायलॉग में एक अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये अब पाकिस्तान का पैगाम उनके लिए बारहा जाता है। कल आज ही के दिन में इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है अशरफ गनी साहब से भी, और तो उससे भी कोई देखिए ये भी एक डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव है। पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री के साथ कांटेक्ट में है, वहाँ पे दौरे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, और ये देखा जा रहा है कि हम किस तरीके से अफगानिस्तान के अमन के लिए मिल के सब जदोजहद कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उसके बाद जब अमन आ जाए तो हम किस तरीके से अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं कि वो एक सिक्योर और स्टेबल कंट्री बन जाए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार, हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।